तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लगातार पत्रकारिता की जो क्लास है शुरू है। तो पत्रकारिता की क्लास में हम अब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेज नंबर 17 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पढ़ाई हो चुकी है। अब हम पेज नंबर 18 पढ़ेंगे। समाचार पत्रों। समाचार पत्रों की शुरुआत 1620 के दशक से मानी जाती है, जब इंग्लैंड और हॉलैंड में अनियमित आवधिकता के साथ न्यूज शीट लंबे समय तक प्रकाशित होते रहे। इन्हें कोरांटोस कहा जाता था। 1640 के दशक के आसपास इंग्लैंड में ड्यूरनल का प्रकाशन किया जाने लगा, जिसमें घरेलू घटनाओं का दैनिक रूप से प्रकाशन होता था। कोरांटोस और ड्यूरनल पूर्वज के रूप में आज के समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में हमारे पास समाचार पत्र के दो प्रारूप फॉर्मेट हैं। ब्रॉडशीट, उदाहरण के लिए द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और टैबलॉयड, उदाहरण के लिए मेल टुडे और मिंट। ब्रॉडशीट में वे मॉर्निंग्स गर्स सुबह के समाचार पत्र हैं जो हार्ड न्यूज और ओपिनियन प्रकाशित करते हैं, जबकि टैबलॉयड अधिकांश इवनिंग गर्स शाम के समाचार पत्र हैं जो मुख्य रूप से समाचार पत्रिका या फीचर समाचार पत्र होते हैं। ब्रॉडशीट ताज़ा समाचारों के साथ आते हैं, जबकि टैबलॉयड उन समाचारों पर विस्तृत रिपोर्ट, आर्टिकल और फीचर पेश करता है। समाचार पत्रों का लाभ यह है कि वे सस्ते होते हैं और केवल आबादी के साक्षर वर्ग तक पहुंच सकते हैं। पिछले 6-7 वर्षों में भारतीय समाचार पत्रों में कई प्रयोग किए गए हैं, जो मुख्य रूप से इनके साइज, कंटेंट और प्रेजेंटेशन को लेकर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक अपनी पहुंच बना सके। इनोवेशन के जरिए समाचार पत्रों को बाजार में उत्पाद के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पश्चिमी देशों में समाचार पत्रों का सर्कुलेशन लगातार गिर रहा है और यह मरणासन स्थिति में है, जबकि भारत में इसके विपरीत समाचार पत्रों का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद पत्रिकाएं पढ़ेंगे। सबसे शुरुआती पत्रिका 1730 के दशक में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। हालांकि वे मुख्य रूप से राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते थे। फिर पत्रिकाओं में विविध प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने का चलन बढ़ा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साक्षरता में वृद्धि के कारण पत्रिकाओं की लोकप्रियता का प्रसार हुआ। औद्योगिकीकरण के उस युग में अधिक से अधिक व्यवसाय अपने विज्ञापनों और प्रचार संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए पत्रिकाओं को एक मंच के रूप में चाहते थे। आज पत्रिकाओं को आमतौर पर सामान्य रुचि और विशेष रुचि पत्रिकाओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहली श्रेणी उन पत्रिकाओं की है जो व्यापक जनता, उदाहरण के लिए इंडिया टुडे, आउटलुक, को पूरा करने के लिए कई विषयों को कवर करती है। और दूसरी श्रेणी वह है जो विशेष दर्शकों, उदाहरण के लिए बेहतर फोटोग्राफी, नेशनल जियोग्राफिक और बिजनेस वर्ल्ड को पूरा करती है। अधिकांश समाचार पत्र समूह उन पत्रिकाओं के मालिक हैं जो आमतौर पर न्यूज स्टैंड पर देखते हैं। कारण यह है कि जब विज्ञापन प्रवाह बढ़ता है तो समाचार पत्र की प्रकाशन क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो का आविष्कार पहली बार 1890 के दशक में मार्कोनी नामक एक इतालवी द्वारा किया गया था। उन्हें रेडियो का पिता कहा जाता है। प्रसारण या भौगोलिक रूप से अलग दर्शकों को आवाज़ और संगीत प्रसारित करना टेलीफोन के माध्यम से ही शुरू हुआ था, जिसका आविष्कार रेडियो के आगमन से पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। यही वह समय था जब रेडियो एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। भारत में प्रसारण प्रसारित करने के लिए पहला लाइसेंस फरवरी 1922 में दिया गया।
जबकि ऑल इंडिया रेडियो AIR का गठन जून 1936 में किया गया था। रेडियो के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान था, जब जनता को संबोधित करने का यह माध्यम बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी में नाजियों ने इसका इस्तेमाल प्रचार के लिए और जर्मन संगीत बजाकर किया था, जो एक धारणा बनाता था कि उन्होंने उन क्षेत्रों को जीत लिया है जहां संगीत बजाया गया था। वे अपने प्रतिद्वंदी बलों के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकते थे। FM प्रसारण पहली बार 1977 में चेन्नई, फिर मद्रास और 1992 में जालंधर पंजाब में शुरू हुआ था। 1993 में निजी क्षेत्र के आगमन ने रेडियो का परिदृश्य बदल कर रख दिया। आज रेडियो का दृष्टिकोण प्रकृति में अधिक स्थानीय है। यातायात अपडेट देने से पहले लोकप्रिय संगीत खेलने तक, इस माध्यम का लाभ यह है कि अब मोबाइल है, पढ़ने की क्षमता की आवश्यकता नहीं, हर माध्यम पर एक मात्र ध्यान देने की मांग किए बिना आनंद लिया जा सकता है। टेलीविज़न के विपरीत इन दिनों सामुदायिक रेडियो का उद्भव बड़ी संख्या में देखा जाता है, जो एक विशेष दर्शकों के लिए अधिक विशिष्ट कार्यक्रम बनाता है। इसके बाद पढ़ेंगे टेलीविज़न। टेलीविज़न ने पहली बार 1920 से और 1930 के दशक में विकसित होना शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस के बाद टेलीविज़न को सबसे महत्वपूर्ण संचार आविष्कार माना जाता है। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में टेलीविज़न अधिकांश विकसित देशों के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। भारत में टेलीविज़न को 1959 में विकास लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था। 1970 तक टीवी पर सामग्री में कृषि, दर्शन, साहित्य, समाचार, सूचना और मनोरंजन कार्यक्रम शामिल थे, जो जनवरी 1967 में 80 गाँव के किसानों के लिए शुरू हुए थे। विज्ञापनों को पहली बार जनवरी 1976 में प्रसारित किया गया था। आज भारत में टेलीविज़न चैनलों की संख्या उस समय से अधिक है जो सप्ताह में एक बार भी उन्हें देखने में खर्च कर सकता है। TRP टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स के लिए दौड़, जो एक टीवी शो या चैनल की लोकप्रियता का फैसला करती है, काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि विज्ञापन सीधे चैनल के राजस्व को प्रभावित करता है। वास्तव में टेलीविज़न चैनलों को अपने निहित स्वार्थों के लिए नैतिकता या एजेंडे पर समझौता करने में कोई आपत्ति नहीं है। 24 घंटे के समाचार चैनल एक वास्तविकता बन गए हैं, जिसमें इस बात की कोई पवित्रता नहीं है कि समाचार को क्या कहा जाना चाहिए। वास्तव में टेलीविज़न वास्तविकता बनाता है, जो कभी कभी वास्तविक नहीं हो सकता। सिनेमा का सबसे पुराना स्वरूप किसी भी ध्वनि, स्टोरी लाइन या प्लॉट के बिना एक मोशन में वास्तविक घटना के शॉट्स का चित्रण था, जो 1896 में पहली बार अस्तित्व में आया। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसका मुख्य फिल्म का निर्माण 1913 में भारतीय सिनेमा के अग्रदूतों में से एक दादा साहेब फाल्के द्वारा किया गया था। भारत में पहली टॉकी फिल्म जो बात कर सकती थी 1931 में बनी आलम आरा थी। आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय सिनेमा भी फला फूला। समकालीन फिल्में न केवल प्रेम प्रसंग पर बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी केंद्रित है। सिनेमा का समाज के साथ गहरा रिश्ता है। यह दर्शकों के मनोविज्ञान पर प्रभाव डालती है। हालांकि दर्शकों की स्वीकार्यता की डिग्री पिछले 4 से 5 वर्षों में उनकी प्रयोगात्मक
प्रयोगात्मक प्रकृति और कम निवेश को देखते हुए एक फिल्म से दूसरी फिल्म में भिन्न रही है। रोमांस, कॉमेडी और वास्तविक जीवन की स्थितियों का चित्रण ज़्यादातर समय दर्शकों के साथ क्लिक करती है, जबकि हॉरर फिल्मों को बहुत कम स्वीकार किया जाता है। भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड उन मामलों को देखता है जो बड़ी जनता के पास जा सकता है और क्या उनकी संवेदनशीलता को परेशान कर सकता है। एक निश्चित आचार संहिता के बाद वे या तो किसी फिल्म में आपत्तिजनक दृश्यों की अनुमति देते हैं या सेंसर करते हैं। इसके अलावा इस आधार पर कि क्या वे समाज में के अधिक प्रभावशाली वर्ग के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, फिल्मों को यूं या सार्वभौमिक सभी आयु समूहों के लिए और ए या बेशक केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे लोक मीडिया। यह माध्यम प्राचीन काल से हमारे समाज में जीवित रहा है और इसका उपयोग राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक संदेश देने के लिए किया जाता रहा है। इस तरह के माध्यम का लाभ यह है कि यह व्यक्तिगत है, एक ही समुदाय के सदस्य इसे निष्पादित करते हैं और इसका उपयोग किया जाता है जहां दर्शक इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, जो संचार को प्रभावी बनाता है। यह लोगों के सभी आयु समूहों से संबंधित है और सस्ती है। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत तक ही सीमित है। यह देश के हर हिस्से में विशेष है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में तमाशा और पावला, कर्नाटक में यक्षगान, बंगाल में जात्रा, गुजरात में भवई और भारत के उत्तरी राज्यों में नौटंकी, रामलीला और रासलीला। वे कभी कभी अपने संदेशों में व्यंग्यात्मक या तेज हो सकते हैं, लेकिन संचार के कुशल उपकरण हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी हैं इन रूपों का उपयोग करते हैं। यह देखते हुए कि यह कितना शक्तिशाली माध्यम है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी निकाय भी स्वास्थ्य या कृषि या किसी अन्य विकास के मुद्दे से संबंधित संदेशों को पारित करने के लिए लोक माध्यम का उपयोग करते हैं, जो पारंपरिक लोक गीतों, नृत्यों और पौराणिक कहानियों में चतुराई से आत्मसात किए जाते हैं। यही वह है जो इसे विकास संचार का एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। अब तक हमने पारंपरिक मीडिया पर चर्चा की। नया मीडिया इंटरनेट है। आइए देखें कि इसने दुनिया में कैसे क्रांति ला दी है। इंटरनेट। पहला कैलकुलेटर अबेकस कंप्यूटर का पूर्ववर्ती था, जिसका उपयोग पहली बार मिस्र के लोगों द्वारा 460 बीसी में किया गया था। कुछ विद्वानों ने चीनी अबेकस के बारे में भी उल्लेख किया है। चार्ल्स बेबेज, एक अंग्रेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उन्होंने पहली बार एक कंप्यूटर डिजाइन का उत्पादन किया था जो संग्रहित स्मृति के आधार पर गणना कर सकता है। इंटरनेट, जैसा कि हम आज जानते हैं कि अधिकांश संचार उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को बदलने और विलय करने के लिए तेजी से विकसित किया गया है। आज वे शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक और व्यावसायिक संगठनों, सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और रक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इसने अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में भी अपनी पैठ बनाई है। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी लगभग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा हो गई है। इसके फायदे हैं लेकिन खतरे भी हैं। सोशल नेटवर्किंग ने खर्च किए बिना व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से दूर दराज के देशों में अंतर व्यक्तिगत कनेक्शन बनाने में मदद की है। साथ ही इसने नेट पर असामाजिक और आक्रामक व्यवहार को भी जन्म दिया है।
उदाहरण के लिए व्यक्तित्व, संगठनों और धर्मों के बारे में नफरत मेल लिखना, मुफ्त तस्वीर पोस्ट करके लोगों को बदनाम करना और परेशान करना, या उनके खातों को हैक करके, और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे बैंक खातों को हैक करके, और यहाँ तक कि चैट रूम के माध्यम से बच्चों से छेड़छाड़ करना। इसके अलावा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्येक व्यक्तिगत पारंपरिक माध्यम में इसे संचालित करने के लिए कंप्यूटर से संबंधित तकनीक होती है। जैसा कि सभी टीवी और रेडियो डिजिटल मोड में आ गए हैं, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के रूप में कंप्यूटर की सहायता से मुद्रण सस्ता हो गया है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं डिजाइनिंग और संपादन के लिए कंप्यूटर का उपयोग करती हैं। माउस के क्लिक पर ई किताबों और ई संगीत उपलब्ध है, और फिल्में और वीडियो भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि जनसंचार का क्या अर्थ है, मास मीडिया कैसे विकसित हुआ, और पारंपरिक और नए मीडिया दोनों के विभिन्न मीडिया रूपों की विशेषता क्या है। अब हम मास मीडिया के पारंपरिक और समकालीन विचारों का विश्लेषण करते हैं। बोध प्रश्न 2 है, नोट अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थानों का उपयोग कीजिए। इकाई के अंत में उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। संचार के विभिन्न प्रकार क्या है, सूचना शक्ति है या व्याख्या कीजिए। विभिन्न मीडिया श्रेणियों की पहचान कीजिए। तो अब 1.5 हम जनसंचार पारंपरिक दृश्य द कन्वेंशनल व्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। व्हाट्सएप जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। आसपास में स्वच्छता बनाए रखिए, सभी लोगों को शिक्षित नागरिक बनाएं, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को मदद कीजिए, और अहिंसा के रास्ते पर चलिए। कभी भी हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। अपनी आवाज़ को अच्छा रखना है, वाणी बढ़िया बोलना है, ठीक है, और एक तरीके से अनुशासन तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करें और लोगों को भी सिखाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।